अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम स्टडी करेंगे जनरल स्टडी के ऊपर टॉप 50 क्वेश्चन। ये जो सीरीज होगी हमारी ये वन लाइनर के फॉर्मेट पे होगी और ये पार्ट थर्ड है, याद रखना। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वो ऑलरेडी वन लाइनर के फॉर्मेट में थे। अगर हम देखें तो इसका सोर्स कहाँ से मिलता है, जो मैंने आज के क्वेश्चन लाए, तो ये वन लाइनर जो है महेश कुमार बर्नवाल की, ये काफी अच्छा राइटर है और इसकी जो पब्लिकेशन होती है, जो बुक इनकी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। आप इसकी बुक्स बहुत ज्यादा आती है मार्केट में। हिस्ट्री की बुक आती है इनकी, पॉलिटी की बुक आती है इनकी, जियोग्राफी की आती है, इकोनॉमी की, जो भी जीएस का पोर्शन है ना, ये उनके ऊपर अच्छी बुक्स लिखते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक वो बुक्स नहीं पढ़ी तो आप उनको परचेज करके पढ़ सकते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी अच्छी होती है और काफी हैंडी होती है। तो अगर हम बात करें तो वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, तो वीडियो की इंपॉर्टेंस देखें तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जेके एसएसबी के जो भी एग्जाम्स आएंगे। आप वीएलडब्ल्यू की बात कर लो, फॉरेस्टर की बात कर लो, या फा की बात कर लो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या इंस्पेक्टर की बात कर लो, तो उसमें क्वेश्चन आएंगे। और ये पर्टिकुलर है जेके पीएसआई, जब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा तो उसके लिए काफी कंप्रहेंसिव, ठीक है ना। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर आपको सामने दिया हुआ है और इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर के सेक्शन से है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। आप कंप्यूटर की बात करें तो जब हायर लैंग्वेजेस होती हैं तो वहां पे ये कंसेप्ट आ जाता है और ये हायर लैंग्वेजेस मोस्टली यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिंक ऑक्साइड ZNO इज अप्लाइड टू मेटल टू स्टॉप देम रस्टिंग। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, जिसमें मैं एग्जांपल करता हूं। हमारे पास एक मेटल है, ठीक है ना, एक मेटल है कोई भी, देखो हमें पता है कि मेटल जो होते हैं वो इजीली क्रूड हो जाते हैं, तो हम क्या जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये बात याद रखना है, तो हम क्या करते हैं इस पे कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करेंगे जिससे इस मेटल को हम प्रोटेक्ट करेंगे किससे, ताकि इसका क्रूज ना हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, याद रखना है। गैल्वेनाइजेशन का सिंपल मतलब है हमारे पास एक मेटल रॉड है कोई भी है, उसके ऊपर हम किसकी कोटिंग करेंगे, उसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे कोई भी और कोटिंग बोलना, कोई भी और मेटल की, जिस तरह जिंक की, ताकि ये बच जाए किसे, रस्टिंग से बच जाए, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन को बोलते हैं या क्रूजन ऑफ आयरन को बोलते हैं हम रस्टिंग। और रस्टिंग को भी बहुत ज्यादा तरीके हैं, जिस तरह आप पॉलिश कर सकते हो, उसके ऊपर पॉलिश कर सकते हो, आप उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई कर सकते हो या ऑयल अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि होगा आपका जो इतना ब्यूटीफुल मेटल होता है, जो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी रस्टिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक प्रोसेस रहता है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरे पे आ जाते हैं, हमें 50 क्वेश्चन आज कवर करने हैं। Which fundamental right is guaranteed even to non-Indian citizens in the country? तो कौन सा आर्टिकल है जो नॉन फंडामेंटल राइट है, इनफैक्ट जो नॉन सिटीजन को भी दिया जाता है, तो आर्टिकल 21 है जो नॉन सिटीजन को भी दिया जाता है। आपको पता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन काफी धमाकेदार है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डज वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी डू वी एक्चुअली हैव, तो ये टोटल है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। सवर्ण सिंह कमेटी जो थी, सवर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए, और ये हमने आइडिया कहां से लाया था, ये हमने लिया था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे ये फंडामेंटल ड्यूटी थी। देखो जो सोशलिस्ट कंट्री होती है वहां पे सिटीजन के ऊपर कुछ रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है कि हाँ आपको ये फुलफिल करना होता है। अगर आप कोई राइट एंजॉय करें तो डेफिनेटली कुछ तो रिस्पांसिबिलिटी आपको पे करना होगा इन बैक। तो सवर्ण सिंह कमेटी देती है हमारे पास 8 रिकमेंडेशन देती है। देखो इसकी 8 की 8 तो नहीं मानेगी, हाँ इसमें से कुछ बोला था कि आपको टैक्स पे करना, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है ना। जो ब्रीच करेगा फंडामेंटल ड्यूटी को तो उसको भी कुछ पनिशमेंट दी जाएगी, सब नहीं माना गया, बट इसकी 8 मानेगी और 2 साथ में ऐड करके टोटल 10 बना देगी, ठीक है ना। और ये अप्लाई होगी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इनको कानून में डाला गया था। अब इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज्यादा अमेंडमेंट कर दी थी कानून के अंदर मोस्टली, ठीक है। बट अब क्या होता है कि अगर आप 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है, वो एजुकेशन के रिलेटेड। तो याद रखना टुडे वी हैव इन टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, इतना होप क्लियर होगा। पूना पैक्ट वाज साइन इन विच ईयर, जो पूना पैक्ट है भाई वो किस ईयर में साइन किया गया था, वो किया गया था 1932 के अंदर। अब ये बताओ पूना पैक्ट किसके रिलेटेड है, याद रखना इसमें आ जाते हैं हमारे पास एक गांधी जी आ जाते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना। गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी है, ग्रेट पर्सनैलिटी इंडिया की, इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था और ये मोस्टली था रिजर्वेशन के, मोस्टली किसके लिए था, क्या कहते हैं उसको यार, आई एम फॉरगेटिंग, हाँ ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, द राइट वर्ड इज सेपरेट इलेक्टोरेट, जो दलित के लिए ये डिमांड कर रहे थे, कौन,
जो बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा राम अम्बेडकर साहब, ये जो दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम यूनिटी बना कर रखेंगे इंडियन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अगर हम हिंदुओं को डिवाइड कर देंगे तो इसी की वजह से इंडिया और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि एक पैक्ट साइन किया जिसको 1932 के अंदर साइन किया गया, ठीक है ना। और इसके बाद दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं की गई। बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो इसको नहीं मानते थे, वो कहते थे ये जबरदस्ती इमोशनल मिलता, बट हाँ उसी को हम मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। ओके, एंड विच ईयर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सीबी कहते हैं, एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इसका काम है जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, उस पर चेकअप करना, उस पर देखना है कि उसकी प्रैक्टिस कैसी है, सब कुछ जो भी बाउंड्स होते हैं उसके बारे में ये डील करता है। आगे चले तो क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, गिव हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस, तो इसका आंसर आ जाएगा सरनाथ। गौतम बुद्ध कौन है, देखो ये हैं फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। याद रखना बुद्धिज्म और जैनिज्म, हमारे पास ये जो दो रिलीजन आते हैं ये काउंटर करने के लिए आए थे, जो भ्रम जो था ना, ब्राह्मण्स की जो भी रिचुअल्स थे, जो भी उन्होंने नई नई चीजें ऐड कर दी थी हिंदुइज्म के अंदर मोस्टली, या सनातन धर्म के अंदर, तो ये उनको टोटल अपोज कर रहे थे। ये कहते हैं ये जो तुमने रिचुअल्स लाई है, ये जो तुमने सेक्रीफाइस लाई है, इनका रिलीजन के साथ कोई भी नेता देता नहीं है, और यहाँ पे डोमिनेंस हो रही थी ब्राह्मण्स की। तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं मानेंगे। तो बुद्धा की बात करें या जैना की बात करें, ठीक है ना, तो वो दोनों क्या थे, वो दोनों थे एक किस्म के, वो क्षत्रिय थे, और उन्होंने जो ब्रह्म की डोमिनेंस थी उनको सोसाइटी से खत्म करने के लिए अपने विचार लाए। इनके अलग से 8 फोल्ड पाथ आते हैं, नोबल ट्रूथ आते हैं, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम शॉर्ट में देखें तो ये इन्होंने जो पहला सरमन दिया था वो सरनाथ ट्री के अंदर दिया, आज सरनाथ में दिया था, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं, क्या कहता है, साइंस दैट डील विद डिजीजेस पर्टिकुलरली ऑफ मेन, ऐसी साइंस जो सिर्फ मैन के डिजीज के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा एक वर्ड गायनोकोलॉजी, तो आपको पता होगा गायनोकोलॉजी क्या होती है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है ना। गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर किसको माना जाता है, तो इसको माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब देखो गुप्ता में एक था ना जिसको कहते हैं, वीएम स्मिथ ने एक बंदे को कहा था, SMIT है जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, उसने एक बंदे को टर्म दिया था, देखो आपको पता होगा, इसने कहा था अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। किसको माना गया था, अलेक्जेंडर ऑफ समुद्रगुप्ता को। भाई ये बहुत ही ज्यादा शानदार वॉरियर था, बहुत ज्यादा ब्रेव था समुद्रगुप्ता वॉरियर, और इसने काफी आगे किया था। एक और याद रखना कि इंडिया का अगर गोल्डन पीरियड देखें तो वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे था, यहाँ पे आर्ट आर्किटेक्चर ग्लोरियस टाइम पे था, ठीक है, इतना याद रहे। आगे ये क्रिकेट से, इंडियन हॉकी टीम वॉन इन द ओलंपिक इन विच ईयर, तो इंडिया की जो हॉकी टीम है वो कब जीती थी ओलंपिक, तो 1928 में ये पहली बार जीती थी ओलंपिक को। ऑलराइट क्लियर, आगे चलता ही, होप मजा आ रहा है। देखो अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता है यार, और साथ में सब्सक्राइब कर दोगे तो कितना मजा आ जाएगा, तो सारे सब्सक्राइब कर दो इसको। द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो ये कहां पे लोकेटेड, न्यू दिल्ली के अंदर। आसान क्वेश्चन है। विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह मैं तुम्हें बताता हूं। अगर हम वेनस की बात करें, वेनस क्या होता है, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मरकरी, और यहाँ पे है वेनस, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है, बाकी जो प्लैनेट होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। क्या समझे इसमें, देखो हमें जो सूर्य निकल रहा है वो मशरिक से निकलता है, और यहाँ पे जो सूर्य निकल रहा है वो मगरब से निकलता है, उल्टा चारा सिस्टम, ये बात याद रखना है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां पे एक वेनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, इट इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ पार्टिकल हमें वहां पे मिलते हैं। अब क्या हो जाता है, ये देखो जब सनलाइट की रेज यहां से आती हैं, ठीक है ना, ये शॉर्ट वेव्स आती हैं, अब एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है ना, तो जब यहां से वापस होती है, कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव्स होती है, तो ये कैप्चर हो जाती है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वेनस। कौन है वो, कहां गया, वेनस है। सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट है वो वेनस है, और सबसे जो ब्राइटेस्ट है वो भी वेनस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि वहां पे जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो ट्रैप हो जाती है बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द वेनस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द 90% ऑफ द CO2। आई होप इतना क्लियर होगा। व्हाट इज द डाइजेस्टिव एसिड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे आसान क्वेश्चन, आई होप कि सबको इसको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता नहीं, सॉरी कौन सा एसिड होता है, तो उसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना जी। अब इसका क्या काम होता है, हमारी बॉडी हमारी फूड के अंदर जो भी जर्म्स जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको किल कर देता है वहां पे, और हमें बीमारियों से बचाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि देखो HCl की बात करें तो इसका जो pH है ना, pH है 1 से 2 3 इतना तक हो जाता है, ये हमारी बॉडी को बंद क्यों नहीं कर देता, क्वेश्चन तो बनता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। याद रखना HCl को नहीं जलने देती, हमारी मेन बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं होने देती, म्यूकस जो होता है वो बचा लेता है बॉडी को जलने से। वेयर इज द पशुपति टेम्पल लोकेटेड, क्या है पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड, तो यह नेपाल के अंदर, इंपॉर्टेंट है याद रखना।
व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लेटो? इसका नाम है चरण। आगे चलते हैं, देखो 50 क्वेश्चन पूरे करना है, अभी 20 क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ बने रहो। आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश कैनल? तो इसका नाम है आरती शाह। व्हाट इज द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम? तो यह है गायनामाइट, याद रखना। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? मुंबई को इंडिया का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि मुंबई इज द ओनली पोर्ट, पहले जहां से वेस्ट के लिए, अब तो नहीं है ये, आंधी तो नहीं है, आंधी वोट को काट कर तो बोलोगे तो ये मुंबई एक ऐसा पोर्ट है जहां वेस्ट के लिए कारोबार किया जाता है, वेस्ट साइड में कारोबार किया जाता है। होम डिड लॉर्ड कॉलॉय डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757? तो यह सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ गद्दार थे जिसको क्या कहते हैं, मीर जाफर था। और देखो बहुत ज्यादा लोग थे, जगत सेठ की बात करें तो उन्होंने कंस्पिरेसी की सिराजुद्दौला के खिलाफ, और यहाँ पे जो प्लासी का बैटल होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस साबित होती है, और जिस वजह से क्या हो जाता है, ये ब्रिटिश जीत जाते हैं और यहाँ पे अच्छी तरह से मार लेते हैं इंडिया के अंदर। इसका इतना ही था। आगे चलते हैं, याद रखना बैटल ऑफ प्लासी 1757, सॉरी क्या 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1964, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1961, या ये याद रखना, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हीरालाल कानिया, ठीक है। वर्ल्ड एड इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, याद रखना, जो इंपॉर्टेंट डेज देते हैं आपको वो भी याद रखने हैं। हु डिफीटेड द मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जब होती 1991 में, या 1791 में नहीं, 1291 में, यार क्या लिख रहा हूं मैं, 1191 में, सॉरी गाइस 1191 में होती फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं मोहम्मद गोरी को, बट सेकंड एट द सेम टाइम 1192 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी फिर से अटैक करते हैं और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इस्लाम अंपायर का, मुस्लिम अंपायर का, यहाँ पे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। मुस्लिम गवर्नमेंट की बात करें या दिल्ली सुल्तान की बात करें तो 1206 में स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे आ जाती है पहले क्या कहते हैं इसको, स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो फाउंडेशन रखते हैं, बट रियल फाउंडेशन की बात करें तो वो रखते हैं अल्तुतमिश, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी को लेके अल्तुतमिश की बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, सिर्फ 4 साल उसने हुकूमत किया, कितने साल तक, लेकिन याद रखना हिस्ट्री में पहली एक मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम सुल्ताना है, जिसने हिस्ट्री में एक औरत ने संघासन किया है, जिसको रूल किया है इंडिया के ऊपर, ठीक है। याद रखना दिल्ली सुल्तान का पीरियड था वो, अब उसको मार दिया गया, कंस्पिरेसी थी, वो कभी और डिस्कस करेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? 1966 में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। देखो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? तो याद रखना ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को फादर माना जाता है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड में अंदर नॉर्मैन को, NORMAN, नॉर्मन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एट वर्ल्ड लेवल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड? तो ये 1949, ये फैक्ट याद रखना। विच मुगल रूलर हैड हायर नंबर ऑफ हिंदूज एज, हाँ ये है कि कौन सा वो मुगल रूल था जिसके यहाँ हायर नंबर ऑफ हिंदू मनसबदार थे? तो वो थे औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के यहाँ ज्यादा मनसबदार थे हिंदू से, हिंदू कास्ट से बिलोंग करते थे, हिंदू रिलीजन से। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग, अभी आपको बताया था। हु हैड द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर? तो ये प्राइम मिनिस्टर करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। द फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बोन्स जीसस इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो यह है गोवा के अंदर, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चर्च मिलेंगे ये गोवा के अंदर, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें आपको गोवा के अंदर ही मिलेंगी। आई होप इतना क्लियर होगा। विच पाला किंग एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो धर्मपाला पाजी ने क्या किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट रखी थी, ठीक है ना। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने रखा था? NALANDA, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी, जल्दी से बताओ। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने रखा था? कुमार गुप्ता ने, आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा। फुल फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज पॉपुलरली नोन एज महामाना? किसको महामाना जाना था? मदन मोहन मालवीय, याद रखना। जो MM है ना, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ही ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी 1932 के अंदर पूना पैक्ट साइन किया था। इन्होंने और अंबेडकर के बीच में ये एक एग्रीमेंट हो गया था कि अब से हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए दलित्स के लिए। आई होप, क्योंकि गांधी जी तो हड़ताल पे चले गए थे, अब वो ना मानते तो उनको मरना पड़ता वहां पे भूख से, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ग्लैंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी? तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, इसको कंट्रोल करती है। विच अशोकन पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड किलिंग ऑफ विच आर प्रोहिबिटेड? तो ये पिलर देखो कौन से एनिमल्स या बर्ड जिनको अशोक ने प्रोहिबिट किया था मारने के लिए, तो वो थे पिलर एडिक्ट 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कलिंगा वार की बात करें तो याद रखना वो 13 जो था, 13 रॉक एडिक्ट में उसके बारे में लिखा गया था, कलिंगा के ऊपर जब विक्ट्री हुई थी। एट विच प्लेस ऑफ हड़प्पा साइट टेराकोटा फीमेल फिगर वाज डिस्कवर्ड? तो
एट विच फीमेल फिगर, ये 3 मार्क्स मैंने लिखते हैं यहाँ पे, असल में ये मोहनजोदारो था। क्या था इसका राइट आंसर? मोहनजोदारो, याद रखना, ठीक है ना। द बाउंड्री डिमार्केटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज रेड क्लिफ। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में रेड क्लिफ है, और इंडिया और चाइना में जो बाउंड्रीज हो गया कहते हैं मैकमोहन लाइन, याद रखना, ठीक है ना। मैगीनट पता है ना, मैगीनट है फ्रांस और जर्मनी के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का कंसेप्ट किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखो जब पहली बार वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट जब वो सेकंड टाइम बनते हैं तो गांधी जी उनके साथ अपोज कर देते हैं और अपना बंदा बिठा देते हैं, और ये कहते हैं कि एक ही टर्म, मतलब रिपीटेडली एक बंदा 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो वो तो जीत गए थे, बट उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, ताकि कांग्रेस अब फिर से वो स्प्लिट ना हो पाए, और वो उन्होंने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था। आई होप एंजॉय करोगे। विच आर्किटेक्ट डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था? इनका नाम है ली कॉर्ब्यूजियर, डब्ल्यू ली कॉर्ब्यूजियर, याद रखना। आनंद मैथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको। आनंद मैथ की बात करें, वाज रिटन भाई, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। अब इसने बताया था, इसके अंदर खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बताया गया था, जो खेड़ा अपराइजिंग हुई थी, नहीं खेड़ा के बारे में नहीं, सॉरी, इन्होंने एक ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में बताया था। खेड़ा तो गांधी जी के साथ रिलेटेड है, इन्होंने ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में बताया था। और जो आप कहते हैं ना वंदे मातरम, वो इसी से लिया गया था, ठीक है ना। और ये पहली बार गाया गया था 1896 में गाया गया था, और इसको गाया था सबसे पहले कांग्रेस सेक्शन के अंदर। कौन बताएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था, ठीक है ना, पढ़ा था, गुनगुनाया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडोजीनियस डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? तो उसका नाम था परम, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? ये थी बचेंद्री पाल, पहली वुमन थी, ठीक है। आगे चलें। विच मुगल एम्परर बिल्ट जामा मस्जिद? किसने किया था? शाहजहां ने किया था। देखो जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है ये शाहजहां ने किए, जो भी इंपॉर्टेंट पार्क्स वगैरह होते हैं तो ये किए थे, जहांगीर ने किए थे। और देखो क्रोनोलॉजी किस तरह आप याद रखोगे भाई साहब, क्या याद रखोगे? BHAISAB, भाई साहब याद रखो तो आपको मुगल जो अर्ली मुगल है वो याद हो गए। बी से हो गया बाबर, ऐसे हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, और आई को जे बना दो तो जे से हो गया जहांगीर, ऐसे हो गया शाहजहां, ए से हो गया औरंगजेब, और बी से क्या हो गया? बहादुर शाह जफर। बी और बी में सभी क्लोज हैं तो HAJSA, याद रखना भाई साहब, BHAISAB, याद रहा। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, आई को पढ़ो जे, जहांगीर, शाहजहां, ए औरंगजेब, बी से बाबर, नहीं बहादुर शाह जफर। आई होप इतना क्लियर होगा। विच डायनेस्टी बिल्ट खुजारियो टेम्पल? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुजारियों के जो खुजारियों के मंदिर हैं उनको किसने बनाया? छेड़ा डायनेस्टी ने बनाया। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो बहादुर शाह जफर, ये सेकंड है भाई। 1957 में अंत, नहीं क्या बोल लिख रहा हूं मैं, 1857 में यहाँ पे मुगल सम्राट को बाकायदा तौर पे ऑफिशियली डिसरिगार्ड किया जाता है, डिसकंटिन्यू किया जाता है, और जाके इनकी फाइनली डेथ हो जाती है रंगून जेल में। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल? ये हो गया। उसके बाद आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, द बरमुदा ट्रायंगल आर द डेविस ट्रायंगल इज लोकेटेड इन? बरमुदा ट्रायंगल जो एक मिस्टीरियस ट्रायंगल है, वहां पे जो अननोन फोर्सेस है, ये कुछ ये मत याद रखना, अपने अंदर भ्रम मत पाल के रखो भाई वहां पे कोई शैतान रहते हैं, नथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा जो अर्थ के अंदर जो नेचुरल फोर्सेस है वही एग्जिस्ट करती हैं। तो ये है कहां पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है ना। अब बरमुदा को अगर आपको इसकी रियलिटी जाननी है तो आप इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे दुर्रो राठी की, ठीक है। दुर्रो राठी जो एनालिस्ट हैं तो उनकी वीडियो देखेंगे, दुर्रो राठी, तो उन्होंने काफी अच्छी तरह से बरमुदा ट्रायंगल के बारे में समझाया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस आप इसको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।